Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our topic for this week, business management. कल हमने फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग डिस्कस किया था. आज सेकंड मैनेजरियल फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे. If you have any queries, drop them in the comment box relating to the first video on business management, the second on planning and the third one जो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ. आपको किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. And just to remind that through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. Okay, so next comes the organizing function of management. This one is the second function. ठीक है, organizing is the function of management which follows planning. It is a function in which synchronization and combination of human, physical and financial resources take. So through organizing, what we do, we synchronize and combine human, physical and financial resources, the three most important resources of any organization. ठीक है, all these three resources are important to get the results. So therefore organizational functions helps in achievement of results, which in fact is the important for the functioning of the concern. So all these three resources are really important and to get any result, यानी कि जो हमारा प्रीडिटरमाइंड एम होता है, अगर हम उसे अकम्प्लिश करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कि ह्यूमन जो आपकी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें सिंक्रोनाइज और कंबाइन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो यू माइट नॉट गेट द डिजायर्ड आउटकम. सो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस में इट हेल्प्स इन achievement of results, which in fact is important for the functioning of concern. ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड इन्होंने क्या बताया है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ये भी देख लीजिए. इट इज़ अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल पोजीशंस, द जॉब रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हैंस अ मैनेजर ऑलवेज हैज़ टू ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स. ऑर्गेनाइजिंग को उन्होंने क्या डिफाइन किया, इन्होंने बताया है कि दिस इज़ अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल पोजिशंस. सो इसमें रोल जो है डिफाइन किए जाते हैं, जॉब रिलेटेड जो भी होती है वो डिफाइन की जाती है. ठीक है, हु विल डू द जॉब एंड ये सारी चीज़ें, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हु इज़ बीइंग गिवन द अथॉरिटी, हु इज़ बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं इन्हें भी इस तरह से बताया जाता है सो दैट देयर एस्टेब्लिशेज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम. ठीक है, so now let's move ahead and see what are the steps involved in the organizing process. So the first one here is identification of activities. All the activities which have to be performed in a concern have to be identified first. सबसे पहले हमें जो कैरी आउट करनी है चीज़ें हमें वही पता होनी चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा. ठीक है, थ्रू प्लानिंग वी आर ऑलरेडी डन विद द प्लानिंग पार्ट, सो वी नो द एक्शंस टू बी टेकन. सो इसे हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मेकिंग सेल्स, रिकॉर्ड कीपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइडेड हैं अब टास्क की तरह. ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से तो इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव टू बी ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स. ऑफ कोर्स जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है ना, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब क्या है, आपके गुड्स या प्रोडक्शन से रिलेटेड है. वो एक जो है क्लासिफाई किया जाएगा उसे एक यूनिट में, और जो भी एक्टिविटीज़ एक साथ कैरी आउट की जानी होती है उन्हें सबसे पहले ग्रुप किया जाता है. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहला स्टेप हो गया आपका. नेक्स्ट कम्स डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज़. ठीक है, अब जब एक्टिविटीज़ को हमने डिफाइन कर लिया, हमें पता, सो व्हाट वी डू इज़ नेक्स्ट वी ऑर्गेनाइज देम डिपार्टमेंटली, यानी हम एक एक डिपार्टमेंट की जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कंसर्न है, हम उन्हें एक साथ ग्रुप कर देते हैं. ठीक है, इन दिस स्टेप मैनेजर्स tries to combine and group similar and related activities into units or departments. ठीक है, this organization of dividing the whole concern into independent units and departments is called departmentation. So this term is what, departmentation क्या होता है, this is dividing the whole concern into independent units and departments, it is called departmentation. ठीक है, हम किसी भी एक्टिविटीज़ को जिनको हम देखते हैं कि ये सिमिलर नेचर की हैं, उन्हें हम एक साथ एक डिपार्टमेंट के या एक यूनिट के अंडर में करते हैं, इसी को आप डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स द क्लासिफाइंग द अथॉरिटी.
ठीक है. वंस द डिपार्टमेंट्स आर मेड द मैनेजर्स लाइक टू क्लासीफाई द पावर्स एंड एक्सटेंड्स टू इट्स मैनेजर्स. सो अथॉरिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है. मैनेजर्स व्हाट दे डू इज दे क्लासीफाई द पावर्स एंड एक्सटेंड्स टू द मैनेजर. ठीक है. दिस एक्टिविटी ऑफ गिविंग अ रैंक इन ऑर्डर टू द मैनेजरियल पोजिशन इज कॉल्ड द हायरार्की. सो जो मैनेजरियल पोजिशंस होती हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर पावर ऑफ दे आर गिवन अ रैंक. सो इसी को हम हायरार्की बोलते हैं. ठीक है. हायरार्की में सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट आपकी जो है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो डिग्निटरीज होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओज होते हैं, वो उनकी सबसे हाई रैंक में वही होते हैं. ठीक है. हायरार्की अगर आप ऊपर से देखेंगे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले आती है. ठीक है. टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इनटू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनटू डिपार्टमेंटल सुपरविजन एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट इनटू सुपरविजन ऑफ फोरमैन. ठीक है. इन सबकी अथॉरिटीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसीज़, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो है सुपरविजन करना है हर एक डिपार्टमेंट का, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सुपरविजन ऑफ फोरमैन. So the clarification of authority helps in bringing efficiency in the running of a concern. ठीक है. This helps in achieving efficiency in the running of a concern. ठीक है. This helps in avoiding wastage of time and money, in avoidance and of duplication or overlapping of efforts. This helps in bringing smoothness in a concern's working. So coordination और clarification of authority कितना ज़रूरी है ये आप देख रहे हैं. ठीक है. ये क्या करता है, अगर आपको अपने जो है एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली कैरी आउट करना है, सो दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड टू डिफाइन दी अथॉरिटीज़. ठीक है. दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर अथॉरिटीज़ आपकी प्रॉपरली डिफाइन होंगी तो इस तरह की चीज़ें जैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स ये सब नहीं होगा, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स ये सब हो सकती हैं चीज़ें. ठीक है. So the next step is coordination between authority and responsibility. Relationships are established among the various groups to enable smooth interaction toward the achievement of organizational goal. ठीक है. Each individual is made aware of his authority and he and she knows whom they have to take orders from and to whom they are accountable and to whom they have to report. So अगर ये सारे जो है so the individual gets to know from whom he have to take the orders and to whom he is accountable. So a clear organizational structure is drawn and all the employees are made aware of it. So the last step of organizing requires the defining of authority and responsibility. ठीक है. Next comes the importance of organizing function. Why this function is important? Let's see. First one is specialization. So organizational structure is a network of relationships in which the work is divided into units and departments. The division of work is helping in bringing specialization in various activities of concern. So जो भी एक पर्टिकुलर डिवीजन और उसके एम्प्लॉयज़ किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, हम उन्हें वो उस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो है असाइन कर देंगे, तो वो क्या होगा, काम उसमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपकी सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो सकेंगी. तो इसलिए स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखा जाता है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसे हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली. सो नेक्स्ट कम्स द वेल डिफाइंड जॉब्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है. तो कोई भी जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है, पहले से ही सारे डिपार्टमेंट्स को उनके रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, तो इसके थ्रू आप जो है पुटिंग द राइट मैन टू द राइट जॉब विच इज़ रियली रिक्वायर्ड किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली कैरी आउट. सो जो राइट पर्सन है फॉर दैट जॉब वो उसे कैरी आउट करे, एंड विच कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस. सो ये कैसे पता चलेगा कि दैट पर्सन, दैट एम्प्लॉय इज़ द राइट पर्सन फॉर द जॉब, ये उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द क्लैरिफाइज अथॉरिटी. सो organizing clarifies authority as organizational structure helps in clarifying the role position of every manager. ठीक है. इसे status quo भी बोलते हैं. This can be done by clarifying the powers to every manager and the way he has to exercise those powers should be clarified so that misuse of power do not take place. So organizational structure के through you can clearly mention the role and position to every manager. ठीक है. This can be done by clarifying the powers to every manager.
सो एक मैनेजर को उसकी पावर्स डिफाइन कर दी जाती हैं और इसके थ्रू वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और उसे वॉयलेट नहीं करते हैं, ठीक है। द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर शुड बी क्लैरिफाइड सो दैट मिस यूज़ ऑफ पावर डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है। मिस यूज़ भी ना कर सके वो अपनी पावर्स को, यानी वॉयलेट ना कर सके, ठीक है। वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच इन helps in bringing the efficiency into managers working. This helps in increasing productivity. So अगर कोई So if the jobs and responsibilities are well defined, what it will lead to, it will lead in bringing efficiency into managers work, and इससे क्या होता है, productivity भी enhance होती है. Let's move on to coordination. This is also very important through viewpoint of organizing coordination. So organization is a means of creating coordination among different departments of the enterprise. It creates clear cut relationships among positions and ensures mutual cooperation among individuals. Harmony of work is brought by higher level managers exercising their authority over interconnected activities of lower management. So coordination between all the levels of management is really required. So organization के through हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को में जो है उन्हें डिवाइड करके उनके क्लियर कट रिलेशनशिप्स हम जब असाइन कर देते हैं, उनको पोजीशंस उनकी दे देते हैं, ठीक है. दिस इंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड हार्मनी ऑफ वर्क. इट इज़ ब्रॉट बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स एक्सरसाइजिंग देयर अथॉरिटी, ठीक है. जो भी एक्टिविटीज़ उनकी जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, थ्रू कोऑर्डिनेशन दे कैन ब्रिंग हार्मनी ऑफ वर्क, ठीक है. Authority responsibility relationship can be fruitful only when there is a formal relationship between the two. So अगर दो एम्प्लॉयज़ के बीच में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है तो there should be a formal one. For smooth running of an organization, the coordination between authority and responsibility is very important. So the person who have the authority and the person who is responsible, ठीक है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं शायद वो इतनी स्मूथली कैरी आउट ना हो सकें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो एंड देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है. क्लैरिटी शुड बी मेड फॉर हैविंग एन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू एवरी अथॉरिटी. देयर इज़ अ सेइंग दैट authority without responsibility leads to ineffective behavior and a responsibility without authority makes person ineffective. So both of them are really required. और इस saying का तो यही जो है कहावत जो ये है ये दैट अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट लीड्स टू इनफेक्टिव बिहेवियर. सो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज नथिंग, इट leads to ineffective behavior, and a responsibility without authority makes the person ineffective. So he will not be able to achieve anything if he is not responsible, ठीक है. Next comes effective administration. The organizational structure is helpful in defining the job positions. The roles to be performed by different managers are clarified. Specialization is achieved through division of work. This all leads to efficient and effective administration. So effective administration भी organizing के through जो है आप achieve कर सकते हैं. The organizational structure is helpful in defining the job positions. ठीक है. तो सबसे पहले जो job positions हैं उन्हें define कैसे करते हैं हम, organizational structure के through उसे define कर दिया जाता है and the role to be performed by different managers are clarified. So जो आपके different managers होते हैं, sales managers, production manager, जो है marketing manager, इन सब के जो roles हैं they are properly defined to them, and specialization is achieved through division of work. So if division of work has been made, so जो sales के जो है skilled people होंगे वो sales department में होंगे और वो उसको ही अपनी specialization वाली activities को carry out करेंगे तो वो उसे effective and efficient way में करेंगे. So that's why division of work is done, and this all leads to efficient and effective administration. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो administration आपका वो effectively and efficiently carry out हो पाता है. So next importance is growth and diversification. Company's growth is totally dependent on how efficiently and smoothly a concern works. So किसी भी बिजनेस को सिर्फ इस्टेब्लिश करना won't suffice, it should be growing, ठीक है. तो कंपनी की ग्रोथ जो है टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंट एंड स्मूथ ऑफ कंसर्न वर्क्स. तो जितना भी आपके कंसर्न की एक्टिविटीज़ हैं विच आर बीइंग कैरी आउट, वो जितनी स्मूथली और एफिशिएंटली कैरी आउट होंगी वो उतनी ही अच्छी तरह से जो है वो कंसर्न वो फर्म ग्रो करेगी, ठीक है. एफिशिएंसी दैट कैन बी ब्रॉट
about by clarifying the role and position of the managers, coordination between authority and responsibility, and concentrating on specialization. तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें कैरी आउट कर सकते हैं कि हमारे जो रोल पोजिशंस हैं मैनेजर्स के उन्हें क्लियरली हम डिफाइन कर दें, कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड स्पेशलाइजेशन पे हमारा. In addition to this, a company can diversify its potential growth. ठीक है, this is possible only when the organization structure is well defined. This is possible through a set of formal structures. और फर्दर जो है ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, या कैसे बता सकते हैं. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड, इट विल हैव द पोटेंशियल टू ग्रो. ठीक है, एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर. सो फॉर्मल स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है कंपनी की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ये देखा आपने. नेक्स्ट कम्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजिशन, द रोल्स असाइन टू एवरी मैनेजर इज क्लियर, कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल. सो therefore, clarity of power helps automatically in increasing mental satisfaction and thereby sense of security in a concern. So, to attain this sense of security, what is required to clarify the job positions? Then roles assigned to every manager should be clear, then coordination should be there, then clarity of powers. ठीक है, this all this automatically helps in increasing the mental satisfaction, और ये mental satisfaction this leads to the sense of security in a concern. This is very important for job satisfaction. और जब तक sense of security नहीं होती, job satisfaction is not there. So in order to have job satisfaction, you need to have a sense of security in a concern. Next comes the scope for new changes, where the roles and activities to be performed are clear and every person gets independence in his working. This provides enough space to a manager to develop his talents and flourishes. So through organizing, when the organizational structure has been clearly defined, roles and activities जो भी जिसकी भी हैं वो उस पर्सन को असाइंड है, वो उसे completely कर भी रहे हैं, अच्छी तरह से कैरी आउट कर रहे हैं. ठीक है, दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू अ मैनेजर टू डेवलप हिज टैलेंट एंड फ्लरिश हिज नॉलेज. तो ये मैनेजर्स के लिए बहुत ही के व्यू पॉइंट से ज़्यादा अच्छा है दैट दे गेट space and time to develop their talent and flourish their knowledge. A manager gets ready for taking independent decisions, which can be a road or path to adoption of new techniques in the production. So through that, and through brushing up his talents and flourishing his knowledge, he might adopt a new road or a new different path, ठीक है, of to adopt a new technology of production. ठीक है, this scope for bringing new changes into the running of an organization is possible only through a set of organizational structure. So scope जो है नई चीज़ों को अडॉप्ट करने का कहाँ से आता है, ये थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर सेट पर है तो जो मैनेजर है ही गेट्स स्पेस एंड टाइम टू फ्लरिश हिज नॉलेज, and this brings him ability to adopt for new changes. Okay, so let's move ahead and see the classification of organizations. So organizations are basically classified on the basis of relationships. There are two types of organizations, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को उनके बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पे जो है क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल, द अदर वन इज़ इनफॉर्मल. सो लेट्स सी द फॉर्मल. So formal organizations refers to a structure of well-defined jobs, each bearing a measure of authority and responsibility. It is a conscious determination by which people accomplish goals by adhering to the norms laid down by the structure. So under the formal organizations, the jobs and authority and responsibility relation is so well defined that each employee work according to the norms laid down by the structure. Okay, and this kind of organization has an arbitrary setup in which each person is responsible for his own performance, and formal organizations has a formal setup to achieve predetermined goals. So formal organizations में क्या होता है, every employee is responsible for his own performance, and जो यहाँ पे जो organizational setup है that is of arbitrary in nature. ठीक है, तो यहाँ पे formal organizations, I hope it's clear to you all. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, इट रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स विच स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट्स विद इन दी फॉर्मल सेटअप. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से प्लान या जो है पहले से उन्हें फ्रेम आउट नहीं किया जाता है, दे स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट विद इन दी फॉर्मल सेटअप.
it generates inside the formal setup, ठीक है. Informal organizations, they develop relationships which are built on likes, dislikes, feelings and emotions. So एक employee की other employee के लिए क्या emotions, क्या feelings हैं, likes हैं, dislikes हैं, ये सारी चीज़ें define करती हैं इस तरह के relationships को जो informal होते हैं nature में. And therefore the network of social groups based on the friendships can be called as informal organizations. So ये जो है employees के personal relationship पे बना हुआ पूरा informal organization का setup होता है. And there is no conscious effort made to have an informal organization. It emerges from the formal organization and it is not based on any rules and regulation as in the case of formal organizations. So formal organizations have a certain set of rules, ठीक है, and regulations भी होते हैं, जैसे hierarchy होती है, ठीक है, things will move according to the hierarchy. सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है पॉलिसीज़ अगर फॉर्मुलेट कर रहा है तो वो सीधे लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं जाती ना, वो जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट देन लोअर लेवल और जो भी हायरार्की है उसको पूरी तरह से फॉलो करती है. बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इट्स फ्री ऑफ ऑल सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. इसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते. इट इमर्जेस इनसाइड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. So this is all for today. Thank you so much for listening patiently and I hope the topic is now clear to you all and the remaining managerial functions will be covered in upcoming videos. You can convey your doubts in the comment box or through email. मुझे भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा and you can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance या other BCom entrance से related किसी topic में कोई confusion है तो you can mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe and please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning.